हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। कैसे हो आप लोग? तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का नया चैप्टर। मेरा नाम है मोहित और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल अकाउंट्स वाला। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। आज हमें स्टार्ट करना है हमारा नया टॉपिक चैप्टर 12 बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। क्या होता है आइए देखते हैं। इसको हम शॉर्टकट में BRS भी बुलाते हैं। ये चैप्टर आपका बहुत फेमस है BRS के नाम से, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो मैं अब से BRS वर्ड यूज़ करूँगा, तो आप लोग ध्यान रखिए। इस चैप्टर को सिंबॉलिकली हम लोग BRS बोलते हैं। तो होता क्या बच्चों, आइए देखते हैं। पहले मैं रीड करता हूँ। BRS इज ए स्टेटमेंट प्रीपेड बाय द अकाउंट होल्डर। BRS एक स्टेटमेंट है जो आपका अकाउंट होल्डर बनाता है ऑन ए पर्टिकुलर डेट, किसी पर्टिकुलर डेट पर, यानी कि एक फिक्स तारीख पर। किस लिए? टू रिकनसाइल। रिकनसाइल का मतलब होता है मिलाना। टू रिकनसाइल द बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक विद द बैलेंस एज पर बैंक पासबुक। क्या मेन लाइन है बच्चों? टू रिकनसाइल द बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक विद द बैलेंस एज पर बैंक पासबुक। यानी आप सबने पासबुक का नाम सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो आप लोग आज ही अपने घर में पूछिए अपने मम्मी पापा से कि पापा पापा पासबुक दिखाओ, मुझे पासबुक देखनी है, तो वो आपको दिखाएंगे। तो क्या होती है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बच्चों? एक ऐसी स्टेटमेंट जो अकाउंट होल्डर मेंटेन करता है या बनाता है एक पर्टिकुलर डेट पे। किस लिए? बैंक के बैलेंस को जो कैश बुक में है उसको मैच कराने के लिए पासबुक के बैलेंस के साथ या बैंक स्टेटमेंट के साथ। बैंक पासबुक या बैंक स्टेटमेंट एक ही बात है। तो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चों। हम BRS क्यों बनाते हैं? बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं? हम BRS इसलिए बनाते हैं क्योंकि जो हमारी कैश बुक का बैंक बैलेंस होता है, आपको पता है चैप्टर 11 वो है कैश बुक। कैश बुक हमने सीख रखी है, जिसमें हम कैश बुक बनाते हैं सिंगल कॉलम जिसमें केवल कैश की रिकॉर्डिंग होती है, और कैश बुक विद 2 कॉलम में बैंक की रिकॉर्डिंग भी होती है। तो बच्चों बैंक अकाउंट हम खुद भी मेंटेन करते हैं कैश बुक के थ्रू। बैंक अकाउंट हम खुद भी मेंटेन करते हैं कैश बुक के थ्रू, और बैंक भी हमारा हिसाब रखता है अपने पास। तो हम जहाँ पे हिसाब रखते हैं वो बोलते हैं बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। हमारा जो बैलेंस होगा वो कैश बुक के अकॉर्डिंग होगा। हमने जो कैश बुक में एंट्री करी होंगी बैंक की, वो कैश बुक के अकॉर्डिंग बैंक की एंट्री होंगी। लेकिन बैंक भी हमारा हिसाब रखता है कि हमारा पैसा बैंक में कितना जमा है। तो बैंक हमारे बिहाफ पे कौन सी बुक बनाता है? पासबुक या बैंक स्टेटमेंट। बैंक हमारे बिहाफ पे बनाता है बच्चों पासबुक या बैंक स्टेटमेंट। तो अब बैंक स्टेटमेंट और पासबुक का बैलेंस तो नॉर्मली सेम होना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट हो या आपकी कैश बुक हो, इन दोनों का बैलेंस आपका सेम आना चाहिए। लेकिन कई बार कुछ डिफरेंसेस अराइज होते हैं, कुछ डिफरेंसेस उत्पन्न होते हैं, जिनकी वजह से आपकी कैश बुक का बैलेंस और बैंक स्टेटमेंट यानी बैंक की पासबुक का बैलेंस, उन दोनों में बहुत सारा या थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ। कुछ रीजन की वजह से आपकी कैश बुक के बैंक बैलेंस में और पासबुक के बैलेंस में, जो बैंक मेंटेन कर रहा है, जो बैंक हमारे बिहाफ पे मेंटेन कर रहा है यानी बना रहा है, उसमें डिफरेंस आ जाता है। तो जिन डिफरेंसेस को आने कारण जो डिफरेंसेस आता है उसको दूर करने के लिए कैश बुक के बैंक बैलेंस में और पासबुक के बैलेंस में जो डिफरेंस आता है उसको दूर करने के लिए हम जो स्टेटमेंट बनाते हैं उसका नाम है बच्चों बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो आइए अब आगे रीड करते हैं। BRS show those entry which causes the difference between cash book balance and passbook balance। इसमें हमें कौन कौन सी एंट्री दिखती हैं, वो एंट्री रिकॉर्ड करते हैं जिनके थ्रू, जिनकी वजह से डिफरेंस अराइज होता है कैश बुक में और पासबुक में। तो BRS कौन सी एंट्री शो करता है? वो एंट्री शो करता है जो कारण होती हैं, विच कॉजेज, जो कारण होती हैं किस चीज़ का? डिफरेंस का। विच कॉजेज द डिफरेंस, किस चीज़ के बीच? कैश बुक के बैंक बैलेंस के साथ और पासबुक के बैलेंस के साथ। कैश बुक का जो बैंक बैलेंस होता है उसमें और पासबुक में जो डिफरेंस आता है, उन एंट्रीज को BRS में हम शो करते हैं और उसके थ्रू हम डिफरेंस को दूर करते हैं। तो ये वो स्टेटमेंट है जिसके थ्रू हम कैश बुक के बैंक बैलेंस को पासबुक के बैलेंस से मैच कराते हैं। कैश बुक कौन मेंटेन करता है? हम यानी अकाउंट होल्डर जिसका बैंक में अकाउंट है। पासबुक कौन बनाता है? बैंक।
बैंक यानी जिसके पास आपका अकाउंट है। मान लो मेरा अकाउंट ICICI बैंक में है, तो मैं अपने पास मेंटेन करूंगा कैश बुक, वो हो गया अकाउंट होल्डर यानी मैं। बैंक मेरे यहाँ पे मेंटेन करेगा पासबुक, वो होगी बैंक की। तो बच्चों इन दोनों में जो डिफरेंस को दूर करने के लिए स्टेटमेंट बनाते हैं उसका नाम है BRS, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब मैंने आपको यही समझाया है, देखिए यह है अकाउंट होल्डर, मान लो यह हो आप, यह है अकाउंट होल्डर, यह हो आप क्या बनाओगे कैश बुक। तो मैंने कैश बुक का फॉर्मेट भी बना के दिखाया आपको यहाँ पे, डेट पर्टिकुलर LF बैंक, डेट पर्टिकुलर LF बैंक। यहाँ पे बच्चों मैंने केवल बैंक कॉलम लिया है क्योंकि हमें कैश बुक में कैश का कॉलम भी होता है और बैंक का भी होता है। मैंने केवल बैंक का लिया है समझाने के लिए, क्योंकि कैश तो आप ही मेंटेन करते हो, कैश तो आपके पास ही होता है, आपका कैश अकाउंट तो कोई मेंटेन करता नहीं है। तो समझाने के लिए मैंने केवल बैंक कॉलम लिया है। वैसे तो कैश बुक में कैश का कॉलम भी होगा और बैंक का कॉलम भी होगा, लेकिन चूंकि मेरे को कैश बुक के बैंक के बैलेंस को, कैश बुक के बैंक के बैलेंस को मैच करना है पासबुक के बैलेंस के साथ, कैश बुक के बैलेंस को मैच करना है पासबुक के बैलेंस के साथ, इसलिए मैंने बैंक कॉलम लिया है, कैश का कॉलम नहीं लिया, क्योंकि कैश तो मेरे पास ही होता है, तो जितना मेरे पास है उतना ही होगा, कोई डिफरेंस आएगा नहीं। लेकिन बैंक में डिफरेंस क्यों आता है, क्योंकि मेरे पास भी मैं एंट्री करता हूँ और बैंक भी मेरे बिहाफ पे कुछ एंट्री करता है, और उनमें क्या डिफरेंस आता है वो मैं आपको अभी बताऊँगा आगे। तो ये मैंने फॉर्मेट लिया है, डेट पर्टिकुलर LF बैंक, डेट पर्टिकुलर LF बैंक। ये आप लोग पढ़ चुके हो चैप्टर 11 में। चैप्टर 11 में आपने 2 कॉलम कैश बुक पढ़ी है, उसमें कैश भी आता था, लेकिन कैश को मैंने यहाँ से हटा दिया क्योंकि मेरे को बैंक के बैलेंस पर फोकस करना है, क्योंकि बैंक का जो कैश बुक का बैलेंस है उसको मैच करना है पासबुक के बैलेंस के साथ। तो आइए देखते हैं। ये आप बनाते हो, आप जो भी पैसा आता है वो लिखते हो डेबिट साइड। आपको अच्छे से पता है कैश बुक का फॉर्मेट कि जो भी रिसिप्ट होगी वो डेबिट में लिखोगे, जो भी पेमेंट होगी वो आप क्रेडिट में लिखोगे। रिसिप्ट आप रिकॉर्ड करते हो डेबिट साइड पे, पेमेंट आप रिकॉर्ड करते हो क्रेडिट साइड पे। इन सिंपल वर्ड्स, अगर आप पैसा जमा करोगे बैंक में तो आपका पैसा बढ़ जाएगा, बैंक बढ़ जाएगा, तो आप कैश बुक के बैंक को डेबिट करोगे, तो कैश बुक में आप बैंक को डेबिट करोगे, मतलब डेबिट साइड रिकॉर्डिंग करोगे। और पैसा निकालोगे तो आपका बैंक कम हो जाएगा, तो कैश बुक के आप क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करोगे। बिल्कुल सिंपल है बच्चों, आपको पता है कि अगर आप पैसा निकालोगे तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करोगे और पैसा बैंक में डालोगे तो डेबिट साइड रिकॉर्ड करोगे। इन शॉर्ट, पैसा आएगा आप लिखोगे डेबिट साइड, जिसको बोलते हैं रिसिप्ट। पैसा निकालोगे या पैसा जाएगा आप लिखोगे पेमेंट साइड यानी क्रेडिट साइड। तो ये आपको अच्छे से पता है, ये आपने चैप्टर 11 में पढ़ा है। लेकिन बैंक अपोजिट करेगा, क्यों? क्योंकि आपके लिए तो बैंक एसेट है, आप अकाउंट होल्डर हो, आपके लिए जो आपका बैंक अकाउंट है, आप सबको पता है बैंक आपका एसेट होता है। और कौन सा एसेट होता है? करंट एसेट होता है। तो बैंक तो आपके लिए एसेट है, और एसेट का रूल है इंक्रीज होने पे डेबिट करना है, डिक्रीज होने पे क्रेडिट करना है। तो रिसिप्ट से इंक्रीज होता है डेबिट करते हैं, पेमेंट से डिक्रीज होता है क्रेडिट करते हैं। तो आपके लिए तो बैंक एसेट है, लेकिन आप बैंक के लिए क्या हो? आप बैंक के लिए क्या हो? आप बैंक के लिए लायबिलिटी हो। आप बैंक के लिए लायबिलिटी हो, क्योंकि बैंक ने आपको आपका पैसा देना है। आप जो कस्टमर हो बैंक के, आप जो कस्टमर हो, आप बैंक के लिए लायबिलिटी हो, क्योंकि आपने अपना पैसा जो बैंक में डिपॉजिट करा हुआ है वो बैंक का खुद का पैसा नहीं है। ऐसे समझ लो आपने बैंक को लोन दिया है, तो लोन लायबिलिटी होता है। आप जब चाहो बैंक से वापस मांग सकते हो, आप जब चाहो बैंक से वापस मांग सकते हो। तो आप जो हो बैंक के लिए, जो आपका अकाउंट है, जो आपका अकाउंट का बैलेंस है, जो आप हो, आपका अकाउंट का जो बैलेंस है वो बैंक के लिए लायबिलिटी है, यानी आप बैंक के लिए लायबिलिटी हो। तो बैंक की लायबिलिटी हो आप। तो बेटा बैंक बनाएगा आपके यहाँ पे पासबुक। तो देखो बैंक का फॉर्मेट क्या है पासबुक का, अगर आपने नहीं देखी है पासबुक तो आप लोग यहाँ देख लो, नहीं तो आप लोग घर में भी अपने मांग सकते हो पासबुक। ये होती है डेट, जिस दिन आपने ट्रांजेक्शन करी है उस दिन बैंक आपकी एंट्री रिकॉर्ड करेगा। पर्टिकुलर्स में बैंक लिखेगा, क्या लिखेगा? वही लिखेगा कि आपने पैसा निकाला या डाला, वो पर्टिकुलर्स में लिखेगा। विड्रॉल में अगर पैसा निकाला होगा तो अमाउंट विड्रॉल के कॉलम में लिखेगा बैंक, और डाला होगा तो लिखेगा डिपॉजिट के कॉलम में। अब बच्चों विड्रॉल का मतलब क्या है? विड्रॉल का मतलब है डेबिट, और डिपॉजिट का मतलब क्या है? क्रेडिट। तो देखो बच्चों बड़ा सिंपल है, लायबिलिटी का रूल क्या होता है? अगर इंक्रीज होगी तो क्रेडिट, डिक्रीज होगी तो डेबिट। आप बैंक के लिए लायबिलिटी हो, आप जो हो बैंक के लिए लायबिलिटी हो। तो देखो अगर आप बैंक में पैसा जमा करोगे तो डिपॉजिट करोगे तो बैंक आपको क्रेडिट करेगा, क्योंकि बैंक की लायबिलिटी बढ़ जाएगी।
आप अगर बैंक में पैसा जमा करोगे तो बैंक आपको क्रेडिट करेगा, मतलब लिखेगा डिपॉजिट वाले कॉलम में, और डिपॉजिट वाले कॉलम का मतलब है क्रेडिट, डिपॉजिट वाले कॉलम का मतलब है क्रेडिट, क्योंकि बैंक की लायबिलिटी बढ़ जाएगी। और अगर आप बैंक से पैसा निकालोगे तो बैंक की लायबिलिटी कम हो जाएगी। सिंपल सी बात है, मेरे को आपसे पैसा लेना है, आपने मुझे पैसा दे दिया तो आपकी लायबिलिटी खत्म, और अगर मैंने आपको और पैसा दे दिया तो आपकी लायबिलिटी और बढ़ जाएगी। तो जब मैं बैंक में पैसा जमा कराऊंगा तो बैंक की लायबिलिटी बढ़ेगी, तो बैंक क्रेडिट करेगा मुझे अपने यहाँ, और जब मैं बैंक से पैसा निकाल लूँगा तो बैंक की लायबिलिटी कम हो जाएगी, तो बैंक मुझे अपने यहाँ डेबिट करेगा। तो ये बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। फिर ये डेबिट क्रेडिट है, आप यहाँ पे जो लिखोगे बैंक लिख देगा डेबिट, यहाँ पे जो लिखोगे बैंक लिख देगा क्रेडिट, और फिर बैलेंस निकालेगा। मान लो यहाँ पे आपने 100 रुपये जमा करे, समझाने के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पे आपने 10 रुपये निकाले, यहाँ पे कुछ नहीं था तो बैलेंस आपका 100 आ जाएगा। यहाँ पे आपने, चलो मैं चेंज करता हूँ, यहाँ पे आपने 100 लिखे तो यहाँ पे आपका 100 था बैलेंस क्रेडिट फेवरेबल, फिर आपने 10 और जमा कर दिए तो 110 हो गया क्रेडिट। अब आपने यहाँ पे 20 रुपये निकाल लिए, यहाँ पे कुछ नहीं है, ये आपने निकाले हैं तो बैंक आपको डेबिट करेगा, तो आपको बचेगा 90 क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ी है। आपने 30 रुपये और निकाल लिए तो बैंक आपको फिर से डेबिट करेगा, तो अब कितने बचे 90 माइनस 30 60 भी क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट बड़ी है। आपने 10 रुपये जमा करे तो अब बैंक आपको क्रेडिट करेगा, जमा करे तो अब हो जाएगा बैलेंस 70 रुपीज़। इस तरीके से बैंक मेंटेन करता है आपकी पासबुक को, इस तरीके से बैंक मेंटेन करता है आपकी पासबुक को। आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अभी तक क्या क्रक्स निकला आपका, वो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि अगर आप पैसा जमा करोगे, मैं अकाउंट होल्डर हूँ, मैं बैंक में पैसा जमा करूँगा तो मैं खुद बनाऊँगा कैश बुक। अगर मैंने पैसा जमा करा है तो कैश बुक के मैं लिखूँगा डेबिट साइड, कैश बुक के मैं लिखूँगा डेबिट साइड। अगर मैंने बैंक में पैसा जमा करा है तो कैश बुक में मैं रिकॉर्ड करूँगा डेबिट साइड, और अगर पैसा निकाला है तो मैं रिकॉर्ड करूँगा कैश बुक में क्रेडिट साइड। ये है जब मैं पैसा बैंक में डिपॉजिट करूँगा, और ये जब मैं निकालूँगा। अगर मैं बैंक से पेमेंट करूँगा तो मैं कैश बुक को क्रेडिट करूँगा, और मैं बैंक में जमा करूँगा तो बैंक को डिपॉजिट करूँगा। या सिंपल वर्ड्स में, मेरा बैंक जब बढ़ेगा तो मैं बैंक को डेबिट करूँगा, और जब मेरा बैंक कम होगा तो मैं बैंक को क्रेडिट करूँगा। ये सारी बात मैं खुद करूँगा, मैं बनाता हूँ कैश बुक, मैं बनाता हूँ कैश बुक। बैंक क्या करेगा, बैंक बनाता है पासबुक, बैंक बनाता है मेरे बिहाफ पे पासबुक। बैंक क्या करेगा, जब मैं पैसा जमा करूँगा पासबुक में बैंक क्या करेगा, देखिए बच्चों ध्यान से, मैं यहाँ लिख देता हूँ। पासबुक में बैंक क्या करेगा, बैंक, मान लो ये मेरा बैंक है आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये क्या करेगा, जब मैं पैसा डिपॉजिट करूँगा, जब मैं पैसा डिपॉजिट करूँगा तो ये मुझे करेगा अपने यहाँ क्रेडिट, तो ये मुझे करेगा अपने यहाँ क्रेडिट, क्योंकि बैंक के लिए मैं लायबिलिटी हूँ, मैं बैंक के लिए लायबिलिटी हूँ, तो बैंक की लायबिलिटी बढ़ जाएगी मेरा पैसा जमा करने से। जब मैं बैंक में पैसा जमा करूँगा तो बैंक की लायबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि एक तरह से मान लो मैंने बैंक को कर्जा दिया है, कर्जा मीन्स लायबिलिटी। और जब मैं पैसा निकालूंगा, जब मैं पैसा विड्रॉल करूँगा, विड्रॉ मीन्स निकालना, जब मैं पैसा निकालूंगा तो बैंक मुझे डेबिट करेगा, तो बैंक मुझे डेबिट करेगा, क्योंकि जब मैं पैसा निकाल लूँगा तो बैंक की लायबिलिटी कम हो जाएगी। पैसा जमा करूँगा तो बैंक की लायबिलिटी बढ़ेगी, पैसा निकालूंगा तो बैंक की लायबिलिटी कम होगी। जमा करूँगा लायबिलिटी बढ़ेगी, क्रेडिट करेगा, निकाल लूँगा लायबिलिटी कम होगी, डेबिट करेगा। तो ये बात अच्छी समझ में आ गई होगी। बिल्कुल अपोजिट है कि कैश बुक का अगर डेबिट है तो पासबुक का क्रेडिट है, और कैश बुक का अगर क्रेडिट है तो पासबुक का डेबिट है। बिल्कुल लॉजिकल है, क्योंकि बैंक तो आपके लिए एसेट है लेकिन आप बैंक के लिए लायबिलिटी हो। तो अगर आप पैसा डिपॉजिट करते हो तो आपका एसेट बढ़ता है, आप डेबिट करते हो, लेकिन बैंक के लिए लायबिलिटी बढ़ती है, बैंक आपको क्रेडिट करता है। और आप पैसा निकालते हो तो आप बैंक को क्रेडिट करते हो, क्योंकि आपका एसेट कम हो रहा है लेकिन बैंक की लायबिलिटी कम हो रही है, तो बैंक आपको डेबिट करता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये बात अच्छे समझ में आ गई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, अब हमें स्टार्ट करना है कि किन वजह से, किन रीजन से डिफरेंस अराइज होता है बैलेंस ऑफ कैश बुक एंड पासबुक में। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक में और पासबुक में किन रीजन से, किन वजह से डिफरेंस अराइज होता है। तो उनको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है कि ये 3 पार्ट्स में ये 3 मेन रीजन बनेंगे आपके डिफरेंस के।
ये 3 रीजन बनेंगे आपके डिफरेंसेस के। किस चीज़ के डिफरेंस के बच्चों? पासबुक के बैलेंस में जो बैंक मेंटेन करता है, और बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक में जो हम मेंटेन करते हैं, जो हम खुद बनाते हैं। कैश बुक हम खुद बनाते हैं, याद करो, कैश बुक में हम खुद एंट्री करते हैं। तो कैश बुक का जो बैंक बैलेंस है उसमें जो डिफरेंस होगा, और जो बैंक हमारे बिहाफ पे पासबुक बनाता है उसमें जो डिफरेंस होगा, उनके मेन 3 रीजन है। पहला रीजन क्या है बच्चों? टाइमिंग डिफरेंसेस। पहला रीजन है आपका टाइमिंग डिफरेंसेस। क्या होता है आइए समझते हैं बच्चों। टाइमिंग डिफरेंस बड़ा सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ। मैंने आज चेक जमा करा, मैंने आज क्या तारीख है? आज डेट है आपकी 4 अगस्त 2020। मैंने आज चेक डिपॉजिट करा बैंक में, मैंने आज चेक डिपॉजिट करा, बट ये बैंक में आज कलेक्ट नहीं हुआ। आपको पता है जब बैंक में हम चेक डालते हैं तो ज़रूरी नहीं है हमारा चेक सेम डे कलेक्ट हो जाए, सेम डे हमें पैसा मिल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। चेक को क्लियर होने में, चेक का पैसा बैंक में आने में 2 से 3 दिन का टाइम लग जाता है। कई बार 1 दिन तो लगता ही लगता है, लेकिन 2 से 3 दिन का टाइम ऑन एन एवरेज नॉर्मल टाइम जो है आपका वो लग जाता है। आपने जो चेक बैंक में डिपॉजिट करा है तो उस चेक के क्लियर होने में, क्लियर होने का मतलब बच्चों उस चेक का पैसा बैंक में आने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं। तो आपने आज चेक डिपॉजिट करा, तो आपने जैसे चेक बैंक में डिपॉजिट करा आपने एंट्री कर दी होगी। क्या एंट्री कर दी होगी? मान लो चेक मुझे मिला बैंक का रमेश से, मैंने एंट्री कर दी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रमेश। अब जैसे ही मेरे को चेक मिला तो मैंने अपनी कैश बुक में क्या किया होगा? ये मेरी कैश बुक है। कैश बुक का मतलब केवल बैंक कॉलम, क्योंकि कैश में तो डिफरेंस आएगा नहीं। कैश बुक का मतलब केवल बैंक कॉलम, क्योंकि कैश में तो डिफरेंस आएगा नहीं। देखो बच्चों, कैश बुक का मतलब मैं यहाँ पे केवल बोल रहा हूँ बैंक कॉलम, क्योंकि कैश में तो डिफरेंस आएगा नहीं। तो मैंने सिंपल सा फॉर्मेट बना दिया, मैंने डेट वेट को इंक्लूड नहीं करा। तो जब मैंने चेक डिपॉजिट करा होगा, ये बैंक कॉलम है, क्योंकि डिफरेंस आपका केवल बैंक में होता है, कैश में थोड़ी डिफरेंस होता है। तो मैंने समझाने के लिए आपको केवल बैंक कॉलम लिया है, कैश कॉलम नहीं लिया। लेकिन कैश बुक जो 2 कॉलम वाली होती है हमारी, उसमें कैश का कॉलम भी होता है और बैंक का कॉलम भी होता है। लेकिन जो हमें डिफरेंस मैच करना है वो केवल बैंक बैलेंस ऑफ कैश बुक को मैच करना है पासबुक के बैलेंस के साथ। तो मैंने केवल बैंक कॉलम लिया है। तो जैसे ही मैंने क्या किया, एंट्री करी होगी बैंक टू रमेश, पैसा मिला मुझे, तो मैंने अपना बैंक बढ़ा दिया होगा, लिख दिया होगा डेबिट साइड, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। तो मैंने लिख दिया होगा टू रमेश। मान लो चेक था 2000 रुपये का, चेक था आपका 2000 रुपये का, तो मैंने लिख दिया टू रमेश 2000। ऐसा करने से क्या हुआ बच्चों? मैंने अपना कैश बुक का बैंक का बैलेंस इंक्रीज कर दिया। कैश बुक का डेबिट होना मतलब कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया। कैश बुक मेरी 2000 से बढ़ गई, बैंक का बैलेंस मेरा 2000 से इंक्रीज हो गया, क्योंकि कैश बुक आपका बैंक है, बैंक आपका एसेट है, एसेट बढ़ेगा डेबिट। तो 2000 रुपये से आपका बैंक का बैलेंस बढ़ गया जैसे ही आपने एंट्री लिखी। लेकिन बच्चों बैंक ने ये चेक कलेक्ट करा है 6 अगस्त को, बैंक ने ये चेक कलेक्ट कराया आपका 6 अगस्त 2020 को। और मैं अगर ये बनाऊं बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट 5 तारीख को, अगर मैं BRS बनाऊं 5 अगस्त को, अगर मैं BRS बनाऊं 5 अगस्त 2020 को, तो बच्चों आप बताओ क्या ये 2000 रुपये का डिफरेंस आएगा बैंक बैलेंस में और कैश बुक के बैलेंस में? बिल्कुल आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि बैंक में ये 2000 रुपये कब आएंगे? 6 तारीख को। पासबुक में इन 2000 की एंट्री कब होगी? 6 तारीख को। लेकिन मैंने तो ये एंट्री अपने यहाँ आज ही कर ली, मैंने ये एंट्री अपने यहाँ आज ही कर ली। क्यों कर ली? क्योंकि मेरे को चेक मिला, मैंने बैंक में डाला और मैंने एंट्री कर दी। लेकिन बैंक ने ये चेक कलेक्ट करा 6 तारीख को, तो पासबुक में मेरा बैंक का बैलेंस कब बढ़ेगा? 6 तारीख को। लेकिन मैंने तो आज ही बढ़ा दिया, तो ये जो टाइम लगा, बैंक में पैसा 2 दिन बाद आया, मैंने आज ही रिकॉर्ड कर लिया। इसी को बोलते बच्चों टाइमिंग डिफरेंसेस, इसी को बोलते हैं टाइमिंग डिफरेंसेस, जो टाइम के कारण अराइज होते हैं। आपने एंट्री पहले कर ली, बैंक में पैसा बाद में आया, तो पासबुक में एंट्री कब होगी? बाद में होगी। पासबुक के हिसाब से आपका बैलेंस कब बढ़ेगा बैंक का? 6 तारीख को बढ़ेगा। आपने 4 को ही बना लिया, आपने 4 को ही बढ़ा लिया। तो अगर आप 5 तारीख को BRS बनाओगे, सपोज करो मैं 5 अगस्त को BRS बना रहा हूँ, तो 5 अगस्त को मेरा कैश बुक का बैलेंस 2000 रुपये से ज़्यादा होगा और पासबुक का बैंक का बैलेंस 2000 रुपये से कम होगा। कैश बुक का बैलेंस 2000 से ज़्यादा होगा और पासबुक का बैलेंस 2000 से कम होगा। तो जब मैं इस पॉइंट को रिकॉर्ड करूँगा
तो मेरा डिफरेंस दूर हो जाएगा और मेरा कैश बुक का बैलेंस पासबुक के बैलेंस से मैच कर जाएगा। जो मेरा डिफरेंस आएगा 2000 का वो इसी वजह से आएगा। तो जब मैं ये एडजस्ट कर दूंगा, एडजस्ट का मतलब है प्लस या माइनस, जब मैं प्लस माइनस कर दूंगा तो मेरा कैश बुक का बैलेंस पासबुक के बैलेंस के बराबर हो जाएगा। तो ये आपका पहला पॉइंट हुआ टाइमिंग डिफरेंसेस। तो आपको टाइमिंग डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये मैंने एग्जांपल लिया कि आपने चेक डिपॉजिट करा 4 को लेकिन कलेक्ट हुआ 6 को। ऐसे ही बच्चों एक एग्जांपल और लेता हूँ इसका। सपोज करो आपको एक चेक मिला, आपने किसी को चेक इशू करा है, आपने चेक इशू करा है। चेक इशू का मतलब होता है आपने किसी को पेमेंट करी है। चेक इशू का मतलब होता है आपने किसी को पेमेंट करी है। तो अगर आपने पेमेंट करी है, मान लो आपने आज ही पेमेंट करी है 4 अगस्त 2020 को, आपने पेमेंट करी है मिस्टर राहुल को 3000 रुपीज़ की। तो आपने अपने क्या एंट्री कर ली होगी, आपने अपने एंट्री कर ली होगी, आप जिसको चेक दोगे एंट्री करोगे राहुल डेबिट टू बैंक। आपने राहुल को चेक दिया, आपने अपना बैंक कम कर दिया 3000 से, आपने अपने यहाँ एंट्री कर ली राहुल डेबिट टू बैंक। तो जैसे आपका बैंक क्रेडिट हुआ तो आपने कैश बुक में अपने यहाँ एंट्री कर दी बाय राहुल 3000। आपने बैंक क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट साइड लिख दिया बाय राहुल 3000, यानी आपका कैश बुक का बैलेंस कम हो गया। जैसे ही आपने पेमेंट करी आपका कैश बुक का बैलेंस कम हो गया तो आपने क्रेडिट साइड लिख दिया। आपको अच्छे से पता है बैंक आपका एसेट है, पैसा आएगा डेबिट में लिखोगे, पैसा जाएगा क्रेडिट में लिखोगे। तो जब आप राहुल को पेमेंट करो बैंक आपका कम हो रहा है तो आपने बाय राहुल 3000 क्रेडिट में लिख दिया। लेकिन राहुल ने ये चेक बैंक में अभी नहीं डाला। राहुल ने ये चेक, मैं आपको बिल्कुल हिंदी में समझा रहा हूं, अभी बैंक में डिपॉजिट नहीं किया। राहुल ने अपने बैंक में ये चेक अभी डिपॉजिट नहीं किया। राहुल ने अपने बैंक में ये चेक डिपॉजिट नहीं किया। इसको इंग्लिश में बोलते हैं चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इसका मतलब क्या है कि आपने चेक इशू तो कर दिया, बट सामने वाले पर्सन ने, राहुल ने, मान लो ये राहुल है, इसने ये चेक अपने बैंक में अभी नहीं डाला। तो ये है, आपने तो चेक काट के दिया, आपने अपना एंट्री भी कर दी, आपने अपने बैंक का बैलेंस कम भी कर दिया, बट राहुल ने ये चेक अभी तक बैंक में नहीं डाला। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू किया लेकिन सामने वाले पर्सन ने, राहुल ने, बैंक में पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं करा, बैंक में पेमेंट के लिए उसे नहीं भेजा। इसे बोलते हैं प्रेजेंट नहीं किया बैंक में राहुल ने। तो इस वजह से भी आपका डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि आपने तो बैलेंस कम कर दिया लेकिन राहुल ने तो अभी तक वो चेक बैंक में डाला ही नहीं। जब तक राहुल वो चेक बैंक में डालेगा नहीं, क्या आपके अकाउंट से पैसा निकलेगा? बिल्कुल नहीं निकलेगा। फिर से रिपीट करता हूँ, आपने अपना बैंक कम कर दिया जैसे ही चेक काट के दिया, चेक इशू करा, लेकिन राहुल ने, सामने वाले पर्सन राहुल ने बैंक में अभी तक वो चेक नहीं डाला, राहुल ने वो चेक अभी तक बैंक में डिपॉजिट नहीं करा। तो अंतर आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि आपने तो बैलेंस कम कर लिया, लेकिन जब तक राहुल आपके अकाउंट से पैसा नहीं निकालेगा, तब तक आपका बैंक का बैलेंस कम नहीं होगा। क्योंकि जब राहुल ये चेक बैंक में डालेगा तो आपके बैंक से पैसा निकलेगा, तब ये चेक क्लियर होगा। लेकिन जब तक राहुल ये चेक बैंक में डालेगा ही नहीं अपने, तब तक आपके बैंक से थोड़ी पैसा निकलेगा। तो इस वजह से भी आपका डिफरेंस आ जाएगा। और रीजन क्या बना? टाइमिंग। आपने पेमेंट करी, आपने सेम डे रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन सामने वाले पर्सन ने अभी बैंक में नहीं डाला, तो आपका बैलेंस कम नहीं हुआ। तो ये 2 पॉइंट थे टाइमिंग डिफरेंस के। पहला पॉइंट क्या था कि चेक डिपॉजिट करा बट नॉट कलेक्टेड। दूसरा पॉइंट क्या है? चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड। ये मैं आपको अभी और अच्छे से डिटेल में समझा दूंगा लैंग्वेज में। अभी मैंने आपको केवल कॉन्सेप्ट समझाया है। बच्चों सेकंड डिफरेंस क्या होता है? सेकंड रीजन क्या है? ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड बाय बैंक। ये आपका है सेकंड रीजन ऑफ डिफरेंसेस।
क्या मतलब बच्चों इसका? बच्चों ऐसी बहुत सारी ट्रांजेक्शन है जो बैंक रिकॉर्ड करता है, हमें बैंक के एसएमएस से पता चलती है या बैंक की स्टेटमेंट यानी पासबुक हम जब अपलोड करने जाते हैं तब पता चलती हैं। उन्हें बोलते हैं ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड बाय बैंक। एग्जांपल देता हूं मैं इसका आपको। बैंक ने आपके 100 रुपए काट लिए मतलब डिडक्ट कर लिए। किस चीज के? एटीएम चार्जेस के। एटीएम चार्जेस के। तो ये आपको मैसेज आता है, तब आपको पता चलता है कि बैंक ने आपके 100 रुपए काटे हैं। उससे पहले आपको पता नहीं चलता है। कई बार मैसेज भी नहीं आता है, आप जब अपनी पासबुक जाते हैं बैंक में लेके अपडेट कराते हैं तो आपके दिखते कि 100 रुपए कट गए हैं। या फिर आप अपनी बैंक स्टेटमेंट निकलवाते हैं जो आपके पास आती है महीने महीने में, तब आपको पता चलता है कि 100 रुपए कट गए हैं बैंक चार्जेस के, जो आपके एटीएम चार्जेस थे। या फिर एक और एग्जाम्पल देता हूँ, आपको बैंक ने इंटरेस्ट दिया, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया है। जो हमारा पैसा डिपॉजिट है बैंक में, उस पर बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया है, तो ये हमें पता चलता नहीं है। बैंक कब इंटरेस्ट देगा, कितने रुपए देगा, वो हमें पता नहीं होता। तो ये भी हमें कब पता चलता है? जब हम अपनी पासबुक अपडेट कराते हैं या बैंक स्टेटमेंट हमारे को रिसीव होती है। तो ऐसे कुछ ट्रांजेक्शन जो हमें पता ही नहीं है, क्या हम उनकी एंट्री कर सकते हैं कैश बुक में? बिल्कुल नहीं कर सकते। ये एंट्री हम जब ही कर सकते हैं जब हमारे को बैंक स्टेटमेंट रिसीव होती है। जब हमारे को बैंक स्टेटमेंट रिसीव होती है तब हम एंट्री करते हैं कि हमें कितना इंटरेस्ट मिला, कितने हमारे बैंक चार्जेस हुए, या कितना बैंक ने और पैसा हमारा काट लिया, या कितना पैसा बैंक में हमारा और आ गया जो बैंक के द्वारा रिकॉर्ड किया गया है। तो ऐसी बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती हैं जो केवल बैंक रिकॉर्ड करता है। आपको उनके बारे में जब तक बैंक स्टेटमेंट नहीं आती तब तक पता नहीं चलता है। तो बच्चों खुद सोचो, अगर बैंक ने ये 100 रुपये आपके काट लिए तो पासबुक का बैलेंस कम हो जाएगा आपकी। तो आपकी पासबुक का बैलेंस कम हो जाएगा। जब बैंक ये 100 रुपये काटेगा तो पासबुक बैंक मेंटेन करता है, तो पासबुक का जो बैंक होगा आपका वो 100 रुपये से डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन क्या ये बात आपको पता है? ये बात आपको नहीं पता। जब आपको नहीं पता तो आपने तो अपनी कैश बुक से 100 रुपये कम नहीं करे। जब ये बात आपको नहीं पता तो आपने तो अपनी कैश बुक के बैंक से 100 रुपये कम नहीं करे। तो जब तक आप अपनी कैश बुक से 100 रुपये कम नहीं करते ये डिफरेंस अराइज होगा। तो आपको पता कब चलेगा? जब आपको बैंक स्टेटमेंट रिसीव होगी। तो जब आप इस 100 रुपये को एडजस्ट कर दोगे कैश बुक को पासबुक से मिलाने के लिए, एडजस्ट का मतलब बच्चों प्लस माइनस, जो मैं आपको आगे बताऊंगा, तो ये डिफरेंस दूर हो जाएगा। तो सेकंड पॉइंट भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड बाय बैंक। बैंक जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है वो हमें जब तक पता नहीं होती जब तक हमारे पास बैंक स्टेटमेंट नहीं आती है। और जब बैंक स्टेटमेंट आएगी तो हम वो एंट्री अपने आप कर लेंगे, तो डिफरेंस हमारा दूर हो जाएगा। लेकिन बिना स्टेटमेंट के अगर हमें डिफरेंस दूर करना है तो हमारे को ये चीज़ें चेक करनी पड़ेगी कि कौन कौन से वो रीजन है जिनसे बैंक के बैलेंस में और कैश बुक के बैलेंस में डिफरेंस आ रहा है। तो ये बिल्कुल सिंपल पॉइंट है। जो बातें बैंक ने रिकॉर्ड करी हैं वो हमें जब तक बैंक स्टेटमेंट नहीं आएगी पता नहीं होगा। तो दूसरा रीजन है आपका ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड बाय बैंक, जिसकी वजह से कैश बुक के बैंक बैलेंस में और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस अराइज होता है। और थर्ड बच्चों बिल्कुल सिंपल पॉइंट है एरर। ये एरर बड़ा अच्छा पॉइंट है। क्या मतलब है आइए समझते हैं। एरर का मतलब क्या बच्चों? कोई गलती बैंक की तरफ से हो गई है या आपकी तरफ से हो गई है। ज़्यादातर ये गलतियाँ बैंक की तरफ से ही होती हैं, हमारी तरफ से कम होती है, लेकिन हमारी तरफ से भी पॉसिबल है। अब ये मतलब समझो बच्चों क्या है एरर का। पैसे डिपॉजिट करे आपने, सपोज करो अकाउंट होल्डर का नाम है कृष्णा ने अपने अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करे, तो बैंक ने क्रेडिट करना चाहिए था कृष्णा को, बैंक को क्रेडिट करना चाहिए था कृष्णा को, लेकिन गलती से बैंक ने क्रेडिट कर दिया कृष्ण को। अब देखो कृष्ण और कृष्णा में ज़्यादा अंतर तो है नहीं नाम का, लेकिन नाम तो दोनों अलग अलग हैं। एक अकाउंट होल्डर का नाम है कृष्णा और एक अकाउंट होल्डर का नाम है कृष्ण। तो बैंक में पैसा डिपॉजिट करा है किसने? कृष्णा ने, लेकिन गलती से क्रेडिट किसको कर दिया? बैंक ने। डिपॉजिट करा था कृष्णा ने, लेकिन गलती से बैंक ने किसके अकाउंट में पैसा जमा कर दिया? बैंक अगर क्रेडिट करेगा तो मतलब है कि बैंक का पासबुक का बैलेंस बढ़ेगा, और अगर बैंक डेबिट करेगा तो पासबुक का बैलेंस कम होगा। मैंने आपको बता रखा है कि कैश बुक का डेबिट तो पासबुक का क्रेडिट, कैश बुक का क्रेडिट तो पासबुक का डेबिट। तो जब मैं पैसा जमा करूंगा तो बैंक यानी पासबुक में मुझे क्रेडिट करेगा, और जब मैं पैसा निकालूंगा तो बैंक पासबुक में मुझे डेबिट करेगा। तो पैसा जमा करा कृष्णा ने तो क्रेडिट करना चाहिए था कृष्णा को, लेकिन गलती से बैंक ने कृष्ण को क्रेडिट कर दिया। अगर गलती से बैंक ने कृष्ण को क्रेडिट कर दिया यानी पैसा जमा करा कृष्णा ने, लेकिन पैसा आ गया कृष्ण के अकाउंट में, तो इसे बोलते हैं एरर।
जिसकी वजह से क्या होगा, डिफरेंस अराइज होगा। क्योंकि जब कृष्णा पैसा जमा करेगा तो कृष्णा अपनी कैश बुक में डेबिट करेगा। कृष्णा जब पैसा जमा करेगा तो कृष्णा अपनी कैश बुक में डेबिट में एंट्री करेगा, क्योंकि कैश बुक डेबिट करते हैं बढ़ने पे, क्रेडिट करते हैं घटने पे। तो जब कृष्णा पैसा जमा करेगा तो कृष्णा अपनी कैश बुक में डेबिट में लिखेगा, कृष्णा अपनी कैश बुक के बैंक को बढ़ा देगा, डेबिट करेगा। लेकिन बैंक ने तो उसे क्रेडिट नहीं करा, बैंक ने तो उसे क्रेडिट नहीं करा, बैंक ने क्रेडिट करा किसको, कृष्ण को। बैंक ने क्रेडिट करा किसको बच्चों, कृष्ण को। तो इस वजह से डिफरेंस आ जाएगा, और डिफरेंस कृष्णा के अकाउंट में भी आएगा और कृष्ण के अकाउंट में भी आएगा। कृष्णा के अकाउंट का बैलेंस कम दिखेगा और कृष्ण के अकाउंट का बैलेंस ज़्यादा दिखेगा। डिफरेंस दोनों में ही आएगा, लेकिन कृष्णा का बैलेंस कम होगा, कृष्ण का बैलेंस ज़्यादा होगा। तो ये गलती कब पता चलेगी, जब बैंक ये नोटिस करेगा या हम बैंक को बताएंगे कि हमने पैसा जमा करता, हमारे अकाउंट में पैसा क्यों नहीं आया, या फिर बैंक स्टेटमेंट से पता चलेगा कि हमारे अकाउंट में तो पैसा आया ही नहीं है। तो ऐसे एरर कुछ भी हो सकते हैं। बैंक ने आपके 2 बार पैसे काट लिए हो, या ऐसा हो सकता है आपने पैसा डिपॉजिट कराओ। ये मेरा खुद का एग्जाम्पल है, मैंने एक बार डिपॉजिट करे थे बैंक में 17,000 रुपीज़, 17,000 रुपीज़ ये मैंने डिपॉजिट करे थे। तो बैंक को मुझे करना चाहिए था क्रेडिट, बैंक ने मुझे अपने यहाँ करना चाहिए था क्रेडिट, क्योंकि जब मैं बैंक को पैसा दूंगा तो बैंक की लायबिलिटी बढ़ेगी, जब मैं बैंक को पैसा दूंगा तो बैंक की लायबिलिटी बढ़ेगी। तो बैंक ने मुझे अपने यहाँ करना चाहिए था क्रेडिट, लेकिन बैंक ने क्या किया गलती से, ये रियल में हुआ मेरे साथ, ये मेरे साथ रियल में हुआ है 2016-17 में। बैंक ने मुझे कर दिया ₹17,000 से डेबिट। मतलब क्या होगा बच्चों, जब जो कैशियर साहब थे उन्होंने एंट्री करी तो मैंने पैसा डिपॉजिट करा है, तो मेरा बैलेंस बढ़ना चाहिए था। उनने एंट्री कर दी कि मैंने पैसा निकाला है, उन्होंने एंट्री कर दी कि मैंने बैंक से पैसा निकाला है। तो इसको सही कैसे किया, उनका मेरे पास फ़ोन आया कि गलती से मैंने आपके अकाउंट में एंट्री गलत कर दी है। तो उन्होंने बोला अब आप एक स्लिप भरो, और एक स्लिप भरो आप 34,000 की, क्योंकि 17 तो मैंने जमा करे थे, वो तो उन्होंने क्रेडिट करे नहीं, वो तो उन्होंने मुझे दिए नहीं। उल्टा ये बोल दिया कि मैंने आपसे 17 ले लिए, उल्टा ये बोल दिया कि मैंने 17 निकाले हैं। तो नेट इफेक्ट 34 का हो गया, क्योंकि 17 तो मेरे बनते ही बनते थे। उल्टा उन्होंने बोला कि आपने 17 निकाल लिए, तो उन्होंने बोला आप एक स्लिप भरो 34,000 की कि ये पैसा आप बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो। तो उन्होंने मुझे बोला आप एक स्लिप भरो ₹34,000 की कि ये आप बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो। तो उसके थ्रू ये एरर ठीक हो गई। जो मेरे अकाउंट से 34,000 निकल गए थे, क्योंकि जमा मैंने करते 17,000 रुपये, उल्टा उन्होंने एंट्री कर दी 17 निकालने की, तो मेरे अकाउंट से 34 कम हो गए थे, मेरे अकाउंट से 34 कम हो गए थे। तो उन्होंने कहा आप एक स्लिप भर दो दोबारा 34 डिपॉजिट की। तो जब मैंने वो स्लिप भरी, उन्होंने एंट्री करी, तो मेरे अकाउंट का बैलेंस ठीक हो गया था। तो इस तरह की गलतियाँ जो होती हैं उन्हें बोलते हैं एरर। इन एरर की वजह से भी बच्चों डिफरेंस अराइज हो जाता है। तो ये आपके मेन 3 रीजन है, टाइमिंग डिफरेंसेस, ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड बाय बैंक और एरर। ये मेन 3 रीजन है आपकी कैश बुक के बैंक बैलेंस में डिफरेंस का पासबुक के बैलेंस के साथ। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक और पासबुक में जो डिफरेंस होता है वो इन 3 रीजन से होता है। इन 3 रीजन के अंदर बहुत सारे पॉइंट हैं, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए इतना ही। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप अच्छे से समझिए इस लेक्चर को देख के, कोई भी डाउट हो आप मुझसे जरूर कमेंट सेक्शन में पूछिए या मेरे फेसबुक पेज पे मैसेज करिए। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, 3 मेन रीजन है डिफरेंस के, टाइमिंग डिफरेंस, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड बाय बैंक और एरर। टाइमिंग डिफरेंस का मतलब है आपने पैसा जमा करा लेकिन बैंक में कलेक्ट नहीं हुआ, या आपने चेक काट दिया सामने वाले ने बैंक में नहीं डाला। ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड बाय बैंक का मतलब बच्चों कि बैंक ने कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करी, बैंक ने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करी है, आपको पता नहीं है। जैसे बैंक चार्जेस हो गए या बैंक ने इंटरेस्ट दिया, या आपको पता नहीं होता है, जब बैंक की स्टेटमेंट आती है तब आपको पता चलता है। तो इसकी वजह से भी डिफरेंस आ जाता है। और तीसरा एरर जो मैंने आपको अभी बताया अपना एग्जाम्पल लेके भी। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो जरूर मुझसे पूछेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय।